हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत ही मज़े में होंगे क्योंकि लॉकडाउन जो लगा हुआ है, पढ़ने तो जाना नहीं है, साइकिल तो चलाना नहीं है, बस घर में पड़े रहना है और अपने पढ़ाई पर ध्यान रखना है। तो आप सबको पता है कि कोरोना काल में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी है, इसलिए पढ़ाई को जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं से तो जरिया होना चाहिए पढ़ने के लिए। इसलिए हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। इसलिए आप सभी को ध्यान में रखते हुए सभी टीचर का मतलब एक तरह समझिए मजबूरी बन चुका है आप लोगों को ऑनलाइन क्लास आकर देना और पढ़ाना। इसलिए हम लोग भी अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए और आगे की ओर बढ़ने के लिए बिना पढ़ाई को रोकते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ चुके हैं। और इस वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रकाश के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उसको देखिए, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले उसको देखने के बाद में इसको देखिएगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के जो हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़े थे उसी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिरर यानी दर्पण। दर्पण से संबंधित पूछेंगे। उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको टीच कराया था कि और समझाया था, जितना भी चीज़ मैं बताया था तुरंत रिलेट भी कर दिया था। और ये बताया था अगर किसी को इसका नोट्स चाहिए तो मेरे इस नंबर जो नंबर है 6204114402 620141141402 इस पर कांटेक्ट कीजिए। अपना नाम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है और किस बोर्ड से है, ठीक है, इतना आप भेज के देखिए और मैं आपके पास इसका पीडीएफ भेज दूंगा। राइट, तो चलिए आज के हम लोग जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आज का हम लोग टॉपिक है, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स है, लेसन 1 है, इसका नाम है लाइट। लाइट यानी प्रकाश, यानी प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस प्रकाश जो चैप्टर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिरर यानी दर्पण। दर्पण से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन मतलब होंगे सभी के सभी क्लियर होंगे, जितने भी डाउट होंगे सभी क्लियर हो जाएंगे। यानी मिरर के बारे में ही हम लोग आज स्पेशली ये क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले बात आ रही है कि मिरर यानी दर्पण किसको कहेंगे, दर्पण किसको कहते हैं, मिरर किसको कहते हैं। तो साधारण तौर पर हम लोग देखिए दर्पण किसको कहते हैं। हम लोग घरों में ये मिलता है, इसको ऐसे चेहरा देख लेते हैं, इसको दर्पण कहते हैं, ठीक है। लेकिन दर्पण का मतलब केवल ये चेहरा देखने वाला नहीं है, ये बार बार हम लोग ऐसे देखते रहते हैं, उसके बाद बाल को संवारते हैं, झाड़ते हैं, क्रीम वगैरह भी लगाते हैं, केवल उसी को दर्पण ही कहेंगे। तो दर्पण का मतलब आज समझिएगा किसको कहेंगे। दर्पण, अगर मान लीजिए ये दर्पण है, इस पर प्रकाश किरणें पड़ती है तो पढ़ने के बाद में ये क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लौटा देता है। तो ये तो इसको हम लोग दर्पण कहेंगे ही। कोई भी आप एक सतह लीजिए, ठीक है, जिसे मान लीजिए ये बोर्ड है, एक सतह है, अब इसकी इतने पार्ट को आप पॉलिश करा दीजिए, बहुत मतलब एकदम चिकना करा दीजिए। उसके बाद में इस पर ऐसे पॉलिश कराइए, किसी चीज का ऐसा लेप कराइए ताकि प्रकाश किरण जब इस पर पड़े तो ये भी क्या करे, प्रकाश किरणों को लौटा दे। तो जैसे ही लौटा देगा, लौटाने का काम करने लगेगा, वैसे ही यह दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग मिरर यानी दर्पण, इस तरह से दर्पण का हम लोग डिफिनेशन बोल सकते हैं कि दर्पण एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए चिकने सतह को कहते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है। यानी कोई भी चिकना सतह होगा जिसको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाएगा और प्रकाश को परावर्तित करने लगेगा, प्रकाश के किरणों को, तो वो दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसको दर्पण कहेंगे। तो दर्पण का डिफिनेशन हम लोग का मिल चुका कि दर्पण किसको कहेंगे। तो दर्पण जो है अच्छी तरीके से पॉलिश किए हुए चिकने सतहों को दर्पण कहते हैं, जो क्या होता है
प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर आधारित होता है। अब बात आती है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का यूज क्या क्या है, यानी इसका उपयोग। दर्पण का बहुत सारे यूज है, बहुत सारे उपयोग है। हम लोग जैसे चेहरा देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं, उसी तरह से वाहनों में जो साइड मिरर होते हैं, जिसमें हम लोग पीछे की जो सवारियां होती है उसको देखने के लिए दर्पण का यूज करते हैं। हम लोग सैलून में देखते हैं, बाल कटवाने जहाँ जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं, वहाँ भी दर्पण लगे हुए होते हैं। सौर कुकर में भी दर्पण लगे हुए होते हैं। हम लोग का जो वाहन होते हैं उसके जो हेडलाइट होता है उसमें भी दर्पण लगे हुए होते हैं। यानी हम लोग दर्पण से घिरे हुए हैं, बहुत सारे इसके यूजेज हैं। अभी दर्पण के दोनों जो भी दर्पण का हम लोग प्रकार देखेंगे उसका यूज भी देखेंगे, कहाँ किसका यूज किया जाता है। तो दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक सबसे पहले दर्पण देख लिए, उसके बाद दर्पण का हम लोग प्रकार देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण देखिए, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, एक कर्व मिरर होता है, जिसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने तरह के हुए, दो तरह के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण देखिए वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। अब ये परावर्तक सतह क्या है देखोगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ये दर्पण हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से जो भाग दिखाया जाएगा ये हुआ हम लोग का रजतित भाग, यानी पेंट किया हुआ भाग। तो इसको हम लोग पेंट किया हुआ भाग कहेंगे। और इधर जिससे हम लोग जहां से किरणें परावर्तित हो रही है इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मान लीजिए कि ये दर्पण है, तो यहाँ दर्पण है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण की इस पार्ट को हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। इसके पीछे वाला जो पार्ट होगा इधर, ऐसे मान लीजिए इसमें से हम निकाल देते हैं इसको, इसके जो कांच है इसको निकाल दिया जाएगा, और निकालने के बाद में उधर जो पेंट किया हुआ भाग मिलेगा, पेंट किया हुआ उसको इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो ये हम लोग का रजतित पार्ट हुआ या कलई किया हुआ भाग, इसको कलई भाग कहेंगे, कलई भाग, कलई किया हुआ भाग। इसको परावर्तक सतह कहेंगे। यहाँ देखिए तो परावर्तक सतह क्या है, एकदम बराबर है कि नहीं है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है यानी बराबर होता है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल नहीं होकर गोलीय होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण, जैसे मान लीजिए ये गोला है, खोखला गोला। अब क्या किया गया, इसमें इसके इस पार्ट को कलई कर दिया हम लोग, तो हम लोग परावर्तक सतह कौन हो गया, ये वाला हो गया। इसमें क्या किया, इस पार्ट को हम लोग कलई कर दिए, तो इसका परावर्तक सतह कौन हो गया, इधर वाला हो गया। तो इसका परावर्तक सतह देखिए उभरा हुआ है और इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। इस तरह से गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, और एक होता है अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इस तरह से गोलीय दर्पण कितने तरह के हुए, दो तरह के। अब सबसे पहले हम लोग इसका तो डिफिनेशन देख लिए दर्पण का। समतल दर्पण का डिफिनेशन देखिए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, कि किसी खोखले गोले का बना हुआ जो दर्पण होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। या ऐसे बोलिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है, गोलीय होता है या वक्रित होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के जो प्रकार है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में देख रहे हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पण, अभी हम लोग कौन दर्पण देखने जा रहे हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, यानी समतल दर्पण। देखिएगा ध्यान से, इसे मान लीजिए ये एक समतल दर्पण हम लोग का, तो परावर्तक सतह ये हो गया, सॉरी कलई दर्पण, तो ये परावर्तक सतह इधर वाला हो गया, इधर रजतित भाग यानी कलई किया हुआ भाग हो गया। इसके बारे में हम लोग कुछ क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, समतल दर्पण में जितना दूर पर यहाँ वस्तु को रखा जाएगा उतना ही दूर पर इधर पीछे इसका प्रतिबिंब दिखेगा हम लोग को। जैसे मान लीजिए कि एक दर्पण है, इस समतल दर्पण, एक मान लीजिए कोई भी एक समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में आप जितना ही दूर रहेंगे ना उतना ही पीछे आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब समझिए, अभी तक आप अपना फोटो पर समझिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है अगले टॉपिक में। तो गोलीय दर्पण ये
समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होती है उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। एक चीज ये हुआ। दूसरा, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, पहला विशेषता हुआ। दूसरा देखिए, जितना आकार, जितना बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ी इसकी क्या होगी, प्रतिबिंब ही होगी। यानी वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। दो विशेषता हम लोग देखें समतल दर्पण। समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होगी उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा, ये जो है समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक या आभासी भी इसका नाम दिया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब हुआ जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये नहीं कैसा ये बनता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनाता है, सीधा बनाता है, बनता है। इसके हम लोग कुछ विशेषता देख रहे हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता देख रहे हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो समतल दर्पण में ये सब विशेषता, हम लोग 4 विशेषता देखे। एक और चीज, ये सीधा तो बनाता है लेकिन इसके जो प्रतिबिंब होता है पार्श्विक रूप से उल्टे दिखाई देते हैं। पार्श्विक रूप से उल्टा, यानी पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब क्या हुआ, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चेहरा देख रहे होते हैं, बाल को संवार हो रहे होते हैं और आपका बाल थोड़ा सा इधर झूला हुआ रहता है। जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े बाल रखते हैं, लड़कियों लोग का तो बाल होता ही है, सब बाल इधर झूला हुआ रहता है। आप पकड़ने जाते इधर, लेकिन आप हाथ को इधर लेकर चले जाते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा इसको। कभी कभी आप इस कान पे कुछ दिखते हैं, धब्बा वब्बा, इसको छुड़ाने के लिए जाते हैं तो आपका हाथ इस कान पे चला जाता है। क्यों ऐसे हो रहा है, तो यही है पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देना। यानी आपका दायां पार्ट बाएं में दिख रहा है, बाएं पार्ट दाएं में दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा दिखना। तो ये समतल दर्पण में इस तरह की घटनाएं हम लोगों को मिलती है। पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देता है प्रतिबिंब, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, अब वस्तु का आकार का बनता है, और वस्तु जितना ही दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। आप जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, आप इतना दूरी पर है, उसका उतना ही दूरी पर उधर प्रतिबिंब बनाएगा। आप नजदीक आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो ये प्रतिबिंब इधर आ जाएगा। आप और नजदीक आते हैं तो ये और नजदीक आता है। आप देखिएगा, आप एकदम नजदीक जाइए, आप उसमें सट जाइए तो भी आप में सट जाएगा। किस दर्पण में, अभी हम लोग समतल दर्पण के बारे में देख रहे हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ये सब विशेषताएं हुई। और समतल दर्पण के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स देखिए जहां से सवाल पूछा जाता है। दो है, दोनों के बारे में देखिएगा। सबसे पहला ये, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, तो अगर इस पे कोई किरण एकदम 90 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद सीधे इसी पर चल जाती है, यानी आपतन को परावर्तन को 0 डिग्री का हो जाता है। तो सवाल ये पूछता है, यदि किसी समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कितने डिग्री कोण पर वो परावर्तित होती है, तो 0 डिग्री कोण पर, यानी कि परावर्तन के बाद वो उसी पथ पर लौट जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, तो यहाँ कितना डिग्री आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री। और दूसरा चीज ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है एक, और ये भी एक समतल दर्पण है। इसका परावर्तक सतह इधर है और इसका परावर्तक सतह इधर है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। समानांतर के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो दोनों समानांतर। अब एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाता है, तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब इसमें तो बनेगा भी, इसमें भी बनेगा, ठीक है। इस स्थिति में यदि दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रखे जाए तो उस किसी व्यक्ति को चाहे किसी भी वस्तु को उसके बीच में रखा जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव में हम लोग सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये अनंत होता है, इसका जवाब होगा अनंत, यानी अनंत प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा इसको झुका देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कम हो जाएगी। इसके कोण पर निर्भर करता है, अगर इसको ऐसे झुका दिया जाएगा, इसको ऐसे झुका दिया जाए तो प्रतिबिंब इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
आप कभी जाते हैं सैलून में शेविंग कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए, उस स्थिति में आप लोग ध्यान दीजिएगा, लड़की लोगों के नसीब में तो नहीं है, लड़का लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे जाते हैं लोग, तब बीच में देखना हम लोग एक जगह कुर्सी पे बैठकर बाल कटवा रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहा है। हम लोग देखते हैं एक यहाँ मैं बाल कटवा रहा हूँ, एक यहाँ कटवा रहा हूँ, एक यहाँ कटवा रहा हूँ, और एक ही जो नाई है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इस तरह से दो समतल दर्पण के द्वारा जब दोनों समानांतर हो, उसके बीच में किसी वस्तु को रखेंगे तो उसके बहुत ही ज़्यादा प्रतिबिंब यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। और हम लोग का समतल दर्पण से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो हो गया। सबसे तो ये पूछा जाता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, जो इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण पढ़ने जा रहे हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए क्या है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए खोखला गोला है, तो खोखला गोला है, तो इसके अगर इस पार्ट को हम लोग कलई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ये भी एक दर्पण हो गया। इसके पार्ट को इधर कलई कर देते हैं तो ये भी एक दर्पण हो गया। इस दर्पण का देखिए परावर्तक सतह इधर है, इस दर्पण का परावर्तक सतह इधर है, तो इसका परावर्तक सतह देखिए तो उभरा हुआ है, उभरा हुआ यानी उठा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। तो ये हुआ उत्तल दर्पण और ये हुआ अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसे उभरा यानी उठा हुआ, उठा ऐसे याद कीजिए, उठल तो उत्तल, इसको धंसल तो अवतल। एकदम इजी है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ, उभरा हुआ, उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। उसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके बारे में कुछ टर्म्स देखने के लिए कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की उपयोगिता। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन चीजों में होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं एक साइड मिरर के रूप में। वाहनों के साइड मिरर, इसको हम लोग पश्च दृश्य दर्पण भी कहते हैं। देखिए पश्च का मतलब पीछे, दृश्य का मतलब देखने वाला, दर्पण साइड मिरर का मतलब साइड में देखने वाला। अब मोटरसाइकिल में, कार में, जीप में, बस में, ट्रक में देखे होंगे कि जहाँ ड्राइवर होता है ना उसके इस साइड में, दाएं साइड में एक दर्पण लगा हुआ रहता है, एक शीशा लगा हुआ रहता है, जिससे वो पीछे के लोगों को, पीछे की सवारियों को देखने का काम लेता है। तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं साइड मिरर। तो उस साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट सवाल दो तरह के आंसर बनता है। एक कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, और दूसरा कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, एकदम सिंपल जवाब है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्यों किया जाता है ये सब्जेक्टिव में पूछता है। तो क्यों किया जाता है इसके बारे में लोग जब प्रतिबिंब पढ़ लेंगे उस स्थिति में बेहतर तरीका से समझ में आएगा। लेकिन अभी भी इसको देखिए, उत्तल दर्पण क्या करता है, इसका दो कारण है। एक तो उसका दृष्टि क्षेत्र काफी अधिक होता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा दर्पण है ना, इतना क्षेत्र के प्रतिबिंब को बना देगा, बहुत बड़ी बड़ी वस्तु को छोटा छोटा करके दिखा देगा, इतना सबको यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर कोई वस्तु दिखा देगा, यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ दिखा देगा। यानी उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, बहुत ज्यादा क्षेत्र को ही दिखा देता है छोटे चीज में लेकर, जो अवतल दर्पण समतल दर्पण में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए और दूसरा ये कि वो
उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में। उसी तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वहाँ जो स्ट्रीट लैंप होता है उसमें उत्तल दर्पण लगे हुए होते हैं। तो उत्तल दर्पण ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण की उपयोगिता। अवतल दर्पण की उपयोगिता यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे तो ये वहाँ होता है हजामती दर्पण में। अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती दर्पण में। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद में सौर कुकर या सौर भट्टी, इसका उपयोग होता है। इसके बाद में वाहनों के हेडलाइट, इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हेडलाइट और साइड मिरर क्या है। वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, देखिए साइड मिरर का मतलब बगल वाला जो दर्पण होता है उसको कहते हैं, और हेडलाइट का मतलब हुआ जहां से प्रकाश निकलता है। जैसे अंधेरे रात में जब सवारी चलती है तो सवारियों में क्या होता है, लाइट होता है कि नहीं होता है, तो उससे जो वहां से वो प्रकाश निकल रहा था वहां होता है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग हेडलाइट कहते हैं। और जो साइड में देखने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण की कुछ उपयोगिता यहाँ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ है। इसके अलावा में भी और सारी उपयोगिता है, जैसे डॉक्टर द्वारा किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है मैं बता दे रहा हूँ। तो अवतल दर्पण को किया जाता है सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में। तो हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण के अगर निकट हम लोग इस फीचर्स को पढ़ेंगे जब प्रतिबिंब पढ़ेंगे तब, इसमें अगर अवतल दर्पण के काफी नजदीक में किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना, तो ये क्या करता है, उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वो वस्तु स्पष्ट दिख जाती है। इसलिए इसका हजामती दर्पण उपयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई गया वहाँ सेविंग कराने सैलून में, तो अगर नज़दीक बैठा हुआ है दर्पण के, तो उसके अगर कहीं पे छोटा सा बाल छूट गया है कहीं भी, तो उसमें दिख जाएगा स्पष्ट। और जो नाई होगा उसको भी दिखेगा, जो सेविंग कराने के लिए गया है उसको भी दिखेगा। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे, हजामती दर्पण के रूप में। इसके बाद सौर कुकर या सौर भट्टी में क्यों किया जाता है, तो सौर कुकर या सौर भट्टी में देखिए सौर वहां पर लगा रहता है दर्पण, अवतल दर्पण। ये क्या करता है, जब किरणें इधर से आती है, इधर से सभी एक ही बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। अब क्या होता है, ये वाला पार्ट काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में यहाँ सौर कुकर में या सौर भट्टी में, सौर कुकर में गर्म हो गया, खाना बनने लगेगा, सौर भट्टी में गर्म हो गया, वस्तु को गर्म किया जाने लगेगा। तो इस तरह से सौर कुकर या सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसी तरह से हेडलाइट में सौर को इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्या करता है, किरणों को एक साथ भेजता है कहीं भी। अगर उत्तल दर्पण का उपयोग किया है, चारों तरफ वहीं पर वितरित हो जाएगी किरणें, इसलिए हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों के कान, नाक, मुंह, जिसे गला हो गया उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे नाक के अंदर देखना है, उसमें गला में देखना है, कान में देखना है, इस तरह से देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हम लोग दर्पण की उपयोगिता देखें, किस दर्पण के, उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की। अब दर्पण में कुछ जो टर्म्स होते हैं जो उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, डायग्राम। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक दर्पण हो, आप नाम बताइए कौन सा दर्पण है। राइट जवाब आपका आंसर होगा अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तन सतह क्या है, धंसल है, धंसा हुआ है, तो धंसल तो अवतल। अगर यही ऐसे होता इस तरह से, यहाँ उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण होता है। तो ये दर्पण हो गया। दर्पण को सामान्यतः एम डैश हम लोग स्विच करते हैं, बाकी हम लोग जीव मर्जी वो नाम रख सकते हैं, MN चाहे AB चाहे XY जो भी मर्जी
दर्पण। अब ये दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है, जिस दर्पण का मिडिल पॉइंट, उसको हम लोग पोल यानी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको पी से सूचित करता है, पी यानी पोल। तो किसी गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग उसका ध्रुव यानी पोल कहते हैं। अब देखिए, इस पोल यानी ध्रुव से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है, इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं है, ये एक रेखा है। अब देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे मान लीजिए किसी न किसी गोले का बना हुआ होगा, इस तरह से गोला बनाएंगे तो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं उसको? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई किरण है, आपतित हो रही है अवतल दर्पण, तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर से गुजरेगी या गुजरते हुई प्रतीत हुई होगी, इसको हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस क्या कहा जाएगा? मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकसांतर कहते हैं। फोकसांतर या फोकस दूरी, इसको छोटा एफ से सूचित किया जाता है। फोकसांतर या फोकस दूरी। अब देखिए, बहुत सारे इसमें डिफिनेशन हम लोग मिला। ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकसांतर या फोकस दूरी किसे कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके और सोचिए और देखिए डिफिनेशन आपके माइंड में कैसे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, इसको ज्यामितीय भाग के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद में गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जैसे गोलीय दर्पण है, किसी न किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो इसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र से और जो ध्रुव होता है उसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। और उसके बाद में गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में कटती हुई प्रतीत होती है, इसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको बड़ा एफ से सूचित करते हैं। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं, जिसको छोटा एफ से सूचित करते हैं। अब इन दोनों में वक्रता त्रिज्या और फोकसांतर में कुछ हम लोग को व्यंजक प्राप्त होता है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकसांतर की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकसांतर, यानी 2 गुना फोकस दूरी, यानी r बराबर 2f। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, f बराबर r/2। ठीक है, ये हम लोग का हुआ गोलीय दर्पण में क्या चीज, r बराबर 2f एक व्यंजक हुआ। अब ये कैसे आता है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करके देखेंगे कि r बराबर 2f कैसे आता है। अभी हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित इतने टर्म्स देखें। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं